नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता के सवाल में। जब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, एक चीज़ जो देखने लायक है और जिसे पूरे विश्व ने समझा है, वो ये है किसी भी देश के ऊपर अपने ज़रूरतों के लिए निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। और जब ये देश सिर्फ एक ही देश हो, तब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बात करें चाइना की, तो चाइना एक तरीके से माना जाता है, पूरा विश्व का फैक्ट्री के रूप में देखा जाता है उसे, क्योंकि यहाँ पे हर छोटी बड़ी कंपनी यहाँ से अपना उत्पादन करती है और पूरे विश्व में एक तरीके से अपने माल को निर्यात करती है। पर जब से कोरोना वायरस हुआ, तब से प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, उत्पादन ठप हो गया, लॉकडाउन लगा दी गई, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे पाबंदियाँ लगा दी गई, जिसकी वजह से ना ही उत्पादन हो पाया, ना ही निर्यात हो पाया। तो अब जो विश्व को महसूस हुआ वो ये है कि एक ऐसा ठिकाना वैकल्पिक वैकल्पिक ठिकाने की तलाश की जाए, जहाँ पे थोड़ा उत्पादन को शिफ्ट किया जाए। तो भारत को एक इसी तरीके से देखा जा रहा है, एक वैकल्पिक ठिकाने के तौर पे देखा जा रहा है। और कुछ कंपनियों से बात हुई सरकार की, तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सी कंपनियां वो राजी है भारत में अपनी इकाइयां लगाने के लिए। वो चाहती है कि चाइना को छोड़ के भारत में उत्पादन किया जाए, भारत से अब भारत को अपना बेस बनाया जाए, जहाँ से उत्पादन किया भी जाएगा, जहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, मतलब निर्यात भी किया जाएगा। तो एक चीज़ है जो समझने वाली बात ये है कि चाइना, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, जहाँ पे इतना सुख सुविधाएं हैं, और भारत, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत एक तरीके से ये भी उभरता हुआ एक इकनॉमी है, भारत में बहुत सी सुविधा है। पर आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या सही में भारत में कारोबार करना क्या आसान है? क्या वो मानक है जिन चीज़ों के आधार पे ये निर्धारित किया जाता है कि क्या कोई देश में जो कारोबार है उसके लिए क्या-क्या सहूलियत है, और उस देश में कारोबार करने में कितनी आसानी रहने वाली है। तो इसी के ऊपर एक आंकड़ा जो वर्ल्ड बैंक हर साल जारी करती है, उस जो सूचकांक जो रिपोर्ट है, उसको कहा जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब व्यापार सुगमता कि कि व्यापार को सुगम किस तरीके से बनाया जा सके, और उसके आधार पे कौन सा देश कौन से पायदान पे है। तो अगर भारत की बात की जाए, तो 2019 की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भारत 63rd, जिसे कहते हैं 63वें स्थान पे है। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से बिंदु है जिसके आधार पे ये तय किया जाता है कि कौन सा देश कौन से पायदान पे है। तो अगर सबसे पहला जो बिंदु है उसके ऊपर बात की जाए, तो वो है स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। एक नए कारोबार को शुरू करने के लिए कितना रकम चाहिए, उसके लिए प्रोसेस क्या है, क्या आपको वो क्या फाइलिंग करने पड़ेंगे, क्या आपको दस्तावेज चाहिए, तो उसके ऊपर एक अध्ययन किया जाता है। और अगर दूसरे बिंदु की बात करें, वो है निर्माण परमिट। किसी भी चीज़ का अगर कंस्ट्रक्शन करना है, आपको गोडाउन बनाना है या ऑफिसेज बनाने हैं, तो उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। तो परमिट आपको कितने दिनों में मिलेगी परमिट, उसके लिए क्या आवेदन है, उसके लिए प्रोसेस क्या है, तो ये सब इस चीज़ में देखा जाता है। इस अध्ययन जो ये रिपोर्ट है उसको बनाते समय इसके ऊपर भी स्टडी की जाती है। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो ये है बिजली उपलब्धता। अगर बिजली ही हमें नहीं मिलेगी, तो हम कैसे उत्पादन करेंगे? तो कोई भी कारोबार, उसको उसके संचालन के लिए बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं, चीज़ है। तो बिजली के कनेक्शन मिलने में कितना समय आपको मिलेगा, और उस कनेक्शन को मिलने में उसकी कॉस्ट क्या है, लागत क्या है, जो आपको बिजली दिया जा रहा है उसकी असली में लागत क्या है, उसके लिए आपको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो इस सर्वे में इससे जुड़े आंकड़े भी जुटाए जाते हैं। चौथा जो आपका है वो है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। जो आपका व्यावसायिक संपत्ति है, तो उसको रजिस्ट्री करने में, उसका जो पंजीकरण है उसको कराने में कितने समय लगता है, आपको क्या क्या दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, आपका कितना खर्चा आएगा बिजनेस का, तो उसके ऊपर भी एक एक विशेष अध्ययन किया जाता है। जो पांचवा है आपका बिंदु है वो ये है ऋण उपलब्धता। उपलब्धता। आप अगर कोई कारोबार करते हैं, तो आपको पैसा चाहिए, तो आपको लोन के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, और लोन आपको कितनी जल्दी मिल पाएगा। उस देश के जो बैंक है, बैंक की क्या पॉलिसी है, वो किस नीति पे काम करते हैं, वो कितना ज़्यादा लोन दे सकते हैं, तो इसके ऊपर एक एक गहरा अध्ययन किया जाता है। और जो ये एक महत्वपूर्ण मानक है ये तय करने में कि उस देश में कारोबार का माहौल है क्या असल में। जो हमारा छठा बिंदु है वो ये है टैक्स पेमेंट, जो करों का भुगतान है।
उसके भुगतान के लिए कितना समय लगता है, असल में देश में, उस संबंधित देश में टैक्स स्ट्रक्चर है क्या, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं और उन टैक्स को भरने में कितना समय लगता है, उसके लिए क्या क्या नियम कायदे हैं। तो इस स्टडी में इसे भी शामिल किया जाता है। सातवां जो आपका बिंदु है वो ये है आयात निर्यात के नियम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नियम। अगर आसान भाषा में समझे तो किसी भी देश में आयात निर्यात से संबंधित जो नियम कायदे हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है। इस स्टडी में ये समझा जाता है कि किस तरीके से अगर आपको निर्यात करना है अपनी चीज़ों को, तो क्या उसके लिए नीति है, वो पॉलिसी क्या है, प्लानिंग क्या है, और कितनी जल्दी आप उस चीज़ को निर्यात कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक गहन स्टडी करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर वो आपके देश से उत्पादन कर रही है तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके देश के लिए ही उत्पादन कर रही है, वो चाहेगी कि पूरे विश्व में उस चीज़ का निर्यात किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जाए। आठवां जो है आपका वो ये है रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसे कहते हैं अनुबंध। अगर दो बिजनेस है, दो व्यवसाय है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सोचते हैं हम मिलके कुछ करेंगे, किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे, तो उसके लिए क्या नियम कायदे हैं, उसके लिए क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उनकी अवधि क्या है और उसमें लगने वाली राशि क्या है। तो इसके ऊपर भी आपका किया जाता है, एक अध्ययन किया जाता है। अगर 9वें पॉइंट की बात करें तो ये है एम्प्लॉइंग वर्कर, जो ये एक तरीके से बात की जाए तो श्रमिक, उनसे जुड़ा हुआ ये एक नियम कायदा है, उनसे जुड़ा हुआ एक बिंदु है। इस पे ये देखा जाता है कि क्या जो श्रमिक है उनसे जुड़े हुए कानून क्या है, उस कानून के माध्यम से जो श्रमिक है उनके अधिकार क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी श्रमिक को काम दिया गया तो उसे कल को हम हटा नहीं सकते। बहुत सी चीज़ों के ऊपर इसके ऊपर एक सर्वे किया जाता है, आंकड़े जुटाए जाते हैं। और जो 10वां है वो ये है आपका प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जो अल्पसंख्यक आपके जो निवेशक होते हैं, तो उन्होंने जितना निवेश कर रखा है तो उसका असल में उस पैसे की गारंटी क्या है, कल को ऐसा तो नहीं है कि वो पैसे डूब जाएंगे। इसके ऊपर एक विशेष अध्ययन किया जाता है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मानक है। 11वां पॉइंट है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। अगर कल को बिजनेस दिवालिया हो जाती है तो इस स्थिति में इस देश का जो कानून है वो क्या कहता है, किस तरीके से कंपनी को उभारा जा सकता है या नहीं भी उभारा जा सकता है, क्या आगे क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, इसके ऊपर एक अध्ययन किया जाएगा और ये देखा जाएगा, और बिजनेस अलग अलग बिजनेसेस से आंकड़े जुटाए जाएंगे इसके ऊपर। और जो 12वां है और आखिरी जो बिंदु है जिसके ऊपर बात किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट विथ गवर्नमेंट। जिस भी देश में आप व्यापार करते हैं उस देश के सरकार के साथ आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लगने वाला समय, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानक है जिसके ऊपर ये तय होता है कि उस देश में कारोबार करने का माहौल है क्या और कितनी सहूलियत है। ऐसी अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी कहा जा रहा है कि भारत में हाल ही के दिनों में बहुत से सुधार किए गए हैं, पर उसके बावजूद एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो असल में एक समस्या बनी हुई है हमारे देश में। जो भी विदेशी निवेशकों के लिए जो समस्या बनी हुई है वो है भूमि अधिग्रहण को लेके, कि आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो आपको ज़मीन चाहिए। तो अगर आपको ज़मीन आपके मन माफिक नहीं मिलेगा और आपको सस्ते दामों पे नहीं मिलेगा ज़मीन, तो आपके लिए व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही सऊदी अरेबिया की एक बड़ी कंपनी, तेल निर्माता कंपनी जिसका नाम है सऊदी आरामको, तो उसको भी इसी चीज़ को लेके बहुत परेशानी है। और ऐसे ही साउथ कोरिया की जो कंपनी है पॉस्को, उसको भी इसी चीज़ के लिए दिक्कत है, और कहीं ना कहीं वो चाहती है भारत में इकाई लगाना। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भारत को इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हाँ, इस दिशा में अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे तो विदेशी निवेशकों को रिझाने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। और अगर बात करें हाल ही के दिनों में तो जर्मनी की एक कंपनी है वॉन वेल्स नाम की, जो शूज़ बनाती है। तो अगर उसकी बात की जाए तो हाँ, उसने हामी भरी है कि आगरा में वो अपना प्लांट सेटअप करेगी और शुरुआत में 100 करोड़ का निवेश करेगी वो हमारे देश में। तो ये एक अच्छी बात है, और हमारी गुजारिश यही है कि हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा इस समय कोशिश करना चाहिए कि जो चाइना से जो कंपनियां उठना चाह रही है, जो सोचती है कि हाँ, भारत को एक वैकल्पिक डेस्टिनेशन के तौर पे देखती है, तो हाँ, वो किस तरीके से भारत में आए, और हमारी देश को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हाँ, वो भारत में आए और अपना उत्पादन इकाई यहाँ पे बैठाए। आज के लिए इतना ही।
आपके सुझाव के लिए हम बहुत उत्सुकता से इंतज़ार करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।